हेलो स्टूडेंट्स, जो आज आपका हम जो चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर सेकेंड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड है आपका। ठीक है, कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फुई। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो ये बैक्टीरिया, फंगी ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और ये आपके क्या हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, फुई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्रेंड हो सकते हैं और कैसे आपके ये शत्रु हो सकते हैं, फुई हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने आसपास क्या देखे होंगे? बहुत सारे जो प्लांट एंड एनिमल्स देखे होंगे अलग अलग टाइप के। तो हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। तो ऐसे ही जो है आपके आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जो क्या कर सकते हैं, जो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, जो ग्रो करेंगे, सब क्या होते हैं, सारे ये क्या होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो जो आपने अपने आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा जिनको आप जो है अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, लेकिन आपके आसपास जो होंगे कुछ होते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े, जो इनको आप नहीं देख सकते, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ठीक है, तो आपके आसपास जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको आप क्या है कि जो आप नहीं देख सकते जिनको, उनको ही क्या कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आप ऑब्जर्व करते हो जब बारिश का मौसम होता है तो आपको देखने को मिलता है जो आपकी मॉइस्ट ब्रेड होती है, गीली ब्रेड, अगर थोड़े दिन तक वो ख़राब हो जाती है, ख़राब होने के बाद उसके ऊपर कुछ जो है ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं जिसको आप फंगी बोलते हो। ठीक है, तो फंगस जो है वो अराइज हो जाते हैं, ग्रेइश कलर के वाइट आपको पैचेस जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप उस पैच को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हो तो वहाँ पर जो भी तीनी छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कहाँ से आती है? ये जो आपके ब्रेड के ऊपर जो फंगस अराइज हो जाती है, ठीक है, उसे ही यानी कि क्या ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो यानी कि एक मॉइस्ट ब्रेड को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ख़राब और गीली ब्रेड हो जाती है उसके ऊपर आपको ग्रे कलर के यानी कि वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे। और अगर उस पैचेस को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ऑब्जर्व करा तो आपको क्या देखने को मिला, ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर, जो क्या है, एक फंगी है। उसके बाद अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक्टिविटी के थ्रू जो है समझाया गया है। एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या कहा गया है, आपको थोड़ी सी जो है गीली मिट्टी लेनी है जिसको मॉइस्ट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, आपने वो मॉइस्ट सॉइल लेनी है और उसको आपने क्या कर देना है कि कहाँ से लोगे, यानी कि कलेक्ट सम मॉइस्ट ऑयल सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बिकर एंड ऐड। आपको खेतों में से थोड़ी सी गीली मिट्टी को लेना है एक बिकर के अंदर और उसके अंदर आपने थोड़ा पानी ऐड कर देना है। आपने तो इसके अंदर क्या ले ली, गीली मिट्टी ले ली यानी मॉइस्ट सॉइल आपने ऐड कर दी और इसी में आपने पानी को, वाटर को ऐड कर देना है। आप उसके बाद आपके क्या करना है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल, जब सॉइल के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, इस बिकर के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, आपको ऊपर से पानी लेना है। वो ऊपर जो पानी आपको तैरता हुआ दिखेगा वहाँ से आपको क्या करना है, उस बिकर में से पानी को लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर आपको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप एक तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे और दूसरा आप क्या करते हो, किसी भी नदी में से, किसी भी रिवर में से आपको क्या करना है, किसी भी पॉन्ड में से आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेके आने हैं। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप लेके आओगे और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख कर उस पानी को और आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर आपको चलते हुए दिखेंगे। ऐसे अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो आपको छोटे छोटे जो हैं टीनी ऑर्गेनिज्म जो है वो चलते हुए दिखेंगे। तो ये जो आपको ऑब्जर्वेशन है वो क्या शो करती है कि चाहे मिट्टी हो या फिर यानी कि चाहे पानी हो या फिर सॉइल हो, ये सारे के सारे यानी कि चाहे मिट्टी हो या पानी हो, हर किसी चीज़ के अंदर छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रोब्स कहा जाता है इन सब टीनी ऑर्गेनिजम्स को और इनके फर्दर जो है वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं जिनको हम अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते, इनके हम अपनी नंगी आँखों से इनको नहीं देख सकते, हम इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। सम ऑफ दिस, कुछ जो होंगी इसके अंदर वो क्या होती हैं, फंगस होती हैं जो क्या करती है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाती है, उसको भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। और अदर्स जो हैं यानी कि कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम माइक्रो
माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं किसी और चीज़ में नहीं देख सकते। कैन नॉट बी सीन, हम बिना यानी माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते उनको। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड, इसी वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और माइक्रोब्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रो साइज़ के होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया ग्रुप्स के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा बैक्टीरिया, सेकंड होगा फंगी, थर्ड होगा प्रोटोजोआ और फोर्थ है एल्गी, ठीक है, और फिफ्थ है आपका वायरस। तो ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है फर्दर पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ एल्गी और 5 है वायरस, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको डायग्राम दिखाए हुए हैं फिगर 2.1 के अंदर कि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया के हैं एग्जाम्पल। उसके बाद आपको एल्गी के एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, एल्गी के ये हैं क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा। और यहाँ पर प्रोटोजोआ दिखाए गए हैं, कौन से होंगे, अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे ही आपको जो है फंगी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ब्रेड, मल्ड, पेनिसिलियम, ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं एल्गी के, फंगी के, इन सब के। उसके बाद नेक्स्ट है वायरसेस। जो वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये अलग होते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप इन वायरसेस को भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, ठीक है। और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये अलग होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सबसे पहले ये एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एंटर करते हैं, वहीं जाकर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरे की बॉडी यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, होस्ट सेल के अंदर, ये दूसरों की बॉडी के सेल के अंदर जाकर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर इन्होंने यही बताया हो कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल के अंदर। और ये जो है बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी हो सकती है, प्लांट की भी, एनिमल की भी, किसी की भी बॉडी के अंदर जाकर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द वायरसेस जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉमन डिसीजेज आती हैं जिनसे, जैसे कि कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है या फिर मोस्ट कफ हो जाता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो वायरसेस की वजह से ही होता है। उसके बाद कुछ डिसीजेज हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी जो होती हैं वो वायरस से होती हैं। फिर है आपका नेक्स्ट कि कुछ डिसीजेज हैं जैसे कि डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री, जिसको पेचिस कहा जाता है, या मलेरिया, ये किसकी वजह से होती है, ये प्रोटोजोआ यानी कि एक मच्छर की वजह से होती है। ये जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होती है, ये डिसीज़ जो होती है फीमेल, आपने सुना होगा एडिस, ठीक है, इसकी वजह से होती है। ये फीमेल एडिस जो है मॉस्किटो होता है जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज़ होती है, तो डिसीज़ लाइक डाइसेंट्री, जिसको पेचिस की डिसीज़ कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, पेचिस, और यानी कि मलेरिया, ये दोनों की दोनों डिसीज़ किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की हेल्प से होती है, यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से जो ये डिसीज़ हो जाती है। उसके बाद टीबी, ट्यूबरक्यूलिसिस, जिसमें क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, खांसने की बीमारी हो जाती है, ये सब जो होती हैं वो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये सारे डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए कि आपको जो है टाइप्स बताए हुए हैं एल्गी फंगी के, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, मे बी सिंगल सेल, यानी कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हो, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल होंगे जैसे कि एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जो क्या होंगे, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे मल्टी सेलुलर के अंदर, जैसे कि एल्गी और फंगी। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, यानी कि ठंड से लेकर गर्मी तक में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। ये डिजर्ट्स से लेकर और मार्शी लैंड्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल की बॉडी में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, और कुछ जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। तो वो कैसे होगा, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारे लिव्स के अंदर, हमारे रहने सहने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे कि हमें बहुत सारी डिसीजेज होती हैं।
तो नेक्स्ट है आपका कि जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज़ हम वेरियस पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि दही को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, ब्रेड को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, और केक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ किस लिए होता है, इनके बहुत पुराने टाइम से अल्कोहल को बनाने के लिए किया जा रहा है। जो अल्कोहल होता है उसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि जो भी आप जो भी जैसे कि फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, तो उनके छिलक जिसको पील बोलते हैं, अब वो वहीं पर गेर दोगे। ठीक है, आप अर्थ पर ऐसी धरती पर गेर देते हो तो फिर वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं उन पील्स के ऊपर, उन छिलक के ऊपर, और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने से वो क्या कर देंगे, हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्या होंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे कि वेजिटेटिव पील्स या फिर एनिमल्स का रिमेन्स या फिर फिशेस, ये सब जो होते हैं ना, ये इनको ब्रोक डाउन कर देते हैं किसके अंदर, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, कौन करता है, ये बैक्टीरिया। तो यही जो बैक्टीरिया होते हैं इनका यूज़ किस लिए भी किया जाता है, मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है। और एग्रीकल्चर के अंदर ये इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो बैक्टीरिया ये कैसे करते हैं, देखो, जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, N2 गैस जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली इस गैस को नहीं ले सकते। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक गैस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर और नाइट्राइड के अंदर, जिससे कि इस यूजेबल कंपाउंड को प्लांट जो वो ईजिली ले लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि सोइल की फर्टिलिटी में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के यानी कि जो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन को प्लांट ले लेंगे, जिससे कि उनकी जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी इनका यूज़ किस लिए कैसे किया जा रहा है, इंक्रीज़ करने के लिए सोइल की फर्टिलिटी को, कैसे, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो कैसे जो है हम कर्ड और ब्रेड बनाने में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आपने कर्ड जो है वो कंटेन करते हैं सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर यानी कि दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और जो दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है यानी कि द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलिस, जो क्या करता है, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो यानी कि दही की फॉर्मेशन करता है, कर्ड की फॉर्मेशन करता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दही बनाने में हेल्प करता है, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या करता है, मिल्क के अंदर यानी कि खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है, और वहाँ पर क्या कर देता है, उस मिल्क को दही बनाने का, कर्ड बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा कि जो भी मिल्क होगा उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर। ठीक है, और यानी कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। और जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, कुछ चीज़ बनाने, पनीर बनाने के लिए यानी अचार बनाने के लिए, या फिर अदर फूड आइटम बनाने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यानी कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी कि सूजी, इडली, भटूरा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इनका, ठीक है, इम्पोर्टेंट, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होगा, सूजी का, इडली का, भटूरा का, वो दही ही होता है। ठीक है, क्यों होता है, उसके बाद देखो बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो यानी कि किस लिए यूज़ किए जाते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। अब क्या होता है फर्मेंटेशन, वो भी आपको पता लग जाएगा। आपको एक्टिविटी 2.3 के अंदर दिया गया है, आपको क्या करना है, एक जो है बाउल लेना है, या फिर आपको क्या करना है, आप बाउल लेके और उसके अंदर आपने क्या करना है, 1/2 में हाफ यानी कि हाफ kg आपको आटा लेना है, या मैदा, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसी में आपने थोड़ा सा शुगर ऐड कर देना है, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा वार्म वाटर, गर्म पानी डालना है, और उसमें ही आपने क्या करना है, ईस्ट पाउडर डालना है। सबसे पहले आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या किया, मैदा डाल दिया। ठीक है, मैदा डालने के बाद सेकेंड प्रोडक्ट आप क्या डालोगे, उसमें आप शुगर ऐड करोगे। फिर आपने शुगर ऐड करते ही उसके बाद आप क्या ऐड करोगे, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करोगे, वार्म वाटर ऐड करोगे, और उसके बाद आपने उसके अंदर ईस्ट पाउडर को ऐड करना है। ये चारों चीज़ें आपको ऐड करने के बाद, जैसे आप आटा गूंथते हो वैसे ही आपको जो है उसको एक सॉफ्ट डफ बनाना है। बनाने के बाद
ठीक है, क्योंकि आपने उसके अंदर ईस्ट, आपने ऐसे जो है इस मैदा विद ईस्ट पाउडर आपका ये घोल तैयार हुआ था, उसके बाद आपने इसका जब डफ बनाया, आटा गूंदा, तो उसके बाद आपने 2 घंटे बाद उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे, ये जैसे देखने को मिल रहा है, ये जो डफ है आपका वो रेज़ कर गया, ठीक है, फूल गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ईस्ट है, आपने इसके अंदर क्या डाला था? ईस्ट पाउडर डाला था, ठीक है। तो ईस्ट का काम क्या करता है? ईस्ट यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर गया, और जब भी ये रेस्पायर करेगा, जैसे कि आप सांस लेते हो और लेने पर आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ते हो, वैसे ही ये रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ेगा, रेस्पायर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो हैं वो बन जाएंगे और डफ को फिल कर देंगे पूरे, यानी कि इस डफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हो जाएंगे, उसके बबल्स जो हैं वो इस डफ को फिल कर देंगे और इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये फूला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही ईस्ट, ये क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही ये आपने इसके अंदर ईस्ट पाउडर डाला तो इसने जब रेस्पायर किया तो CO2 को प्रोड्यूस किया, CO2 गैस को, फिर इस CO2 गैस के कुछ बबल्स थे, उसने क्या किया, इस डफ की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ जो है ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक बनाने के लिए, बहुत सारी जो बेकिंग इंडस्ट्री है वो ईस्ट का यूज़ करती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कमर्शियल यूज़ कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ यानी कि अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, वाइन, एसिटिक एसिड जिसको सिरका कहा जाता है, ठीक है, तो यानी कि इनको प्रोड्यूस करने के लिए, अल्कोहल को, वाइन को, लैक्टिक एसिटिक एसिड को, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट जो है इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यानी कि ज़्यादा नंबर पर जो ईस्ट है, यानी कि उस अल्कोहल और वाइन को ज़्यादा नंबर पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का ही यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए हम क्या करते हैं, ईस्ट को ग्रो करते हैं नेचुरल शुगर के ऊपर, जिससे कि जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एटेक्स्ट्रा, इन सब पर। फिर ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू जो है आपको बताना है। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको देखो आप कैसे बताओगे इस एक्टिविटी के थ्रू, तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है, एक एक्टिविटी लेनी है जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक बिकर लेना है, 500 ml बिकर, उसको आपने इतना पानी फिल कर लेना है उसके अंदर 3/4, यानी कि आपने ये बिकर लिया, ठीक है, जो आपका 500 ml है, उसमें से आपको 1/3 पोर्शन उसका पानी से फिल कर देना है। उसके अंदर आपने शुगर डालना है, ठीक है, 2 से 3 टीस्पून आपको शुगर डालने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ईस्ट पाउडर डाल देना है, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर तक इसको कवर करके रख देना है वार्म प्लेस पर, कम से कम 4 to 5 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या स्मेल ऑब्जर्व होगी, क्योंकि आपने इस बिकर के अंदर क्या क्या डाला था, वाटर डाला था, फिर आपने क्या करा, शुगर डाल दिया, और प्लस में आपने क्या डाला, ईस्ट का पाउडर डाला। तो उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो आपको जो है अल्कोहल की स्मेल आने लगेगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या था, ये शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर। कौन करते हैं, ईस्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या होगा, अल्कोहल की जो है स्मेल आने लगेगी। तो जो शुगर से अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, और कौन कर रहा है, ईस्ट कर रहा है, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, कि जो शुगर है, शुगर से अब ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है, अल्कोहल बन गया ना आपका। तो अल्कोहल बनने की प्रोसेस को और कौन कर रहा है, ईस्ट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये होता है आपका फर्मेंटेशन। फिर क्या है, और यही जो है डेफिनेशन एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ। देखो कि जो आपको स्मेल ऑब्जर्व हो रही थी अल्कोहल की, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर दिया गया अल्कोहल के अंदर, किसने किया, इसने किया। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। और सबसे पहले जो फर्मेंटेशन है उसको डिस्कवर किसने किया था, लुईस पैस्चर ने किया था। और कब किया था, इन 1857 में। फिर कौन कौन से जो है मेडिसिनल यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जब भी आप क्या हो, बीमार होते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, व्हेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। क्यों जाते हो, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक, कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर आप क्या हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। क्या होता है, जब भी आप ये मेडिसिन खाते हो तो आपके अंदर क्या होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप बीमार कर रहे हैं, ये मेडिसिन उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं,
जब आप बीमार होते हो तो आप मेडिसिन लेते हो ना, तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये मेडिसिन क्या करते हैं, किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है। उसी को ही एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उनसे मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है वो क्या करती है, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बीमारियाँ हो रही है, ये मेडिसिन उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी या उनको किल कर देंगी। ठीक है, इस मेडिसिन को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के टाइम में जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो मेडिसिन हैं, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है जो यूज़फुल बैक्टीरिया और फंगी है उनसे प्रिपेयर किया जा रहा है। और कुछ एग्जांपल्स जो आपसे पूछा भी जाता है एंटीबायोटिक्स से कुछ एग्जांपल, तो वो कौन से होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद है इन 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया किसके ऊपर, यानी कि वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर उन्होंने क्या किया, वर्क किया। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने सडनली पाया यहाँ पर ही फाउंड द स्पोर्ट्स ऑफ लिटन ग्रीन मल्ड जो है वो क्या हुए, कल्चर प्लेट पर देखने को मिले थे उन्हें। ठीक है, जब उन्होंने कल्चर प्लेट पर ग्रीन कलर के क्या देखने को मिले, यहाँ पर मल्ड देखने को मिला, तो ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर मल्ड की ग्रोथ हो जाती है तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, तो इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और यानी कि ये क्या करते हैं, यही जो मल्ड है, कुछ फंगी है जिनको उन्होंने ग्रो करवाया, तो कुछ फंगी ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक दिया या मार दिया। ठीक है, उन मल्ड को, यानी कि इन फंगी को मल्ड ने बैक्टीरिया को मार दिया या फिर ग्रो ही नहीं करने दिया। तो इस तरह से उन्होंने पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि उनको जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जैसे टेट्रासाइक्लिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब जो होती हैं वो क्या होती है, कॉमनली एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, इनको यानी कि हमारी क्या कॉमनली एंटीबायोटिक्स है जो किससे मिलके बनी होती है, फंगी से और बैक्टीरिया से। ठीक है, उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको कहाँ पर बनाया जाता है या किससे कैसे बनाया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स है आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ जो हमारे लिए यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करके एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज़, और बहुत सारे डिसीज़ से इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हम एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं, हम वो कैसे बनाते हैं, कुछ फंगी को ग्रो करके। ठीक है, हम ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाले यानी कि कुछ जो डिसीज़ हैं किससे होते हैं, बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उनको ये मार देते हैं। ठीक है, जिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको डिसीज़ होती हैं वो एंटीबायोटिक्स उनको किल कर देती हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, जो अंडे यानी कि जो किसके साथ मिक्स कर देते हैं, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, जो मुर्गी फार्म्स होते हैं ना, उनको जो खिलाया जाता है, जो मुर्गियों को खाना खिलाया जाता है, उनके उस खाने के अंदर एंटीबायोटिक्स को जो है मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो उनकी बॉडी में ना हो सके। ठीक है, तो उनके बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, उनके खाने में एंटीबायोटिक्स को मिला दिया जाता है। और इनका यूज़ यानी कि और यही जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका यूज़ बहुत सारी प्लांट डिसीज़ेज़ को रोकने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको एंटीबायोटिक्स हमेशा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो यू कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो भी यानी कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ये एंटीबायोटिक मॉर्निंग में लेनी है या ये आपको इवनिंग में लेनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लेनी चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, अगर आप एंटीबायोटिक ले लेते हो जब आपको ज़रूरत नहीं होती, आप उसकी रॉन्ग डोसेज ले लोगे तो आपको वो क्या कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इट मे टेक द ड्रग, तो यानी कि इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड। और अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आप ले लेते हो, तो ये क्या करती है, फ्यूचर में आपके लिए यानी कि लेस इफेक्टिव बना देती है। अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसी बिना आपको रीज़न के एंटीबायोटिक्स ले रहे हो और कभी आपको बीमारी हो जाती है इन फ्यूचर में, तो वो आपको असर नहीं करेगी। ठीक है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर आप ऐसे ही मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन से आपकी बॉडी के अंदर जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जो कोल्ड और फ्लू होते हैं, ठीक है, आपको कोल्ड हो जाता है ना, खांसी जुकाम हो जाते हैं, तो यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उन्हें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोल्ड और फ्लू होते हैं वो वायरस से होते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो था
आज के लिए इतना। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए जो आपका टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कैसे इंक्रीज़ की जाती है, ठीक है, और एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखा जाता है, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।